एक समय की बात है, सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें हरिया, शांति और उनके दो बच्चे राजू और पिंकी रहते थे। एक दिन की बात है, जब राजू और पिंकी दोनों अपनी माँ के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ बाजार में बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंग मिल रही होती है। राजू तो उन पतंगों को देखता ही रह जाता है। क्या हुआ राजू, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वो देखो, कितनी सुंदर सुंदर पतंग है। मुझे भी ये पतंग चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? ये पतंग पता भी है कितनी महंगी होगी। हम इसे लेने का सोच भी नहीं सकते। चलो अब जल्दी चलो, वरना माँ आगे निकल जाएगी। पिंकी इतना कहकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगती है और राजू उन पतंगों को बड़ी उम्मीद से देखता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। घर आने के बाद भी राजू का दिमाग उन पतंगों में ही होता है। अगले दिन जब राजू और पिंकी स्कूल जाते हैं तो पिंकी राजू से बोलती है, क्या तुम अभी तक उस पतंग की वजह से मुंह बनाए हो? हाँ तो तुम लड़की हो, तुमको क्या पता कि लड़कों को कितना शौक होता है पतंग उड़ाने का। साल में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है, सब दोस्त पतंग उड़ाते हैं। आसमान कितना सुंदर दिखता है और कितना मजा आता है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो। राजू और पिंकी दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में सब 15 अगस्त की बातें कर रहे होते हैं। राजू बेचारा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जब दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो राजू को पेड़ में एक पतंग अटकी हुई दिखाई देती है। राजू तो उस पतंग को देखकर एकदम खुश हो जाता है। पिंकी, वो देखो तो जरा, मुझे क्या मिला। कितनी सुंदर पतंग है ये तो। हाँ सच में, ये तो बहुत ही सुंदर पतंग है, पर ये तो बहुत ही ऊपर अटकी हुई है। राजू बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ जाता है और पतंग को उतार लाता है। वो दोनों उस पतंग को घर ले आते हैं, पर घर में हमेशा की तरह उनके माता पिता में लड़ाई हो रही होती है और इस बार तो इतनी लड़ाई होती है कि हरिया घर छोड़कर चला जाता है। बेचारे बच्चे बहुत रोते हैं, उनकी माँ भी बहुत रोती है। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। बेचारी माँ बच्चों के खाने के लिए बड़ी ही परेशान हो रही होती है, पर वो करे भी तो क्या करे। तुम रो मत माँ, हम कुछ न कुछ काम करके खाना ले आएंगे। पर हम तो छोटे हैं ना, हम क्या काम कर सकते हैं? कोई नहीं, हम कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। राजू अपने कमरे में उदास बैठा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर उस पतंग पर जाती है। कितना मन था मेरा कि 15 अगस्त को ये पतंग उड़ाऊंगा, पर ये क्या हो गया, घर में खाने तक को नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इस पतंग को बाजार में जाकर बेच देता हूँ। कुछ पैसे तो आएंगे, फिर मैं उससे कुछ खाने को ले आऊंगा। राजू बड़े उदास मन से उस पतंग को उठाता है, पर तभी उसमें से आवाज आती है, मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो। राजू इधर उधर देखने लगता है, पर वो आवाज तो पतंग से आ रही होती है। राजू बड़ा ही हैरान होकर उस पतंग को ध्यान से देखने लगता है। ये क्या? ये आवाज तो इस पतंग से आ रही है। हाँ, मैं इस पतंग से ही बोल रही हूँ। मैं एक भूतिया पतंग हूँ और एक जादुई पतंग भी। क्या? सच में? हाँ सच में। एक काम करो, तुम मुझे ठीक 12 बजे छत पर लेकर जाओ और आसमान में उड़ाओ। आसमान में उड़कर मेरी शक्तियाँ तेज हो जाती हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे घर खाने को नहीं है, तो क्या तुम हमारे लिए खाने को ला सकती हो? हाँ बिल्कुल। राजू उस भूतिया पतंग की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है और उसे रात को 12 बजे छत पर ले जाकर उड़ाने लगता है। जैसे ही पतंग हवा में उड़ना शुरू करती है, उसमें राजू को एक भूतिया शक्ल दिखती है। मैं आजाद हो गई। कितने सालों बाद मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगी। मेरी माँ, मेरी बहन सुबह से भूखे हैं, हमें खाने को चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से खाने की बारिश करने लगती है। राजू की छत पर घर के खाने का सारा सामान गिरने लगता है। राजू तो ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है। ये तो कमाल ही हो गया, ये तो सच में जादू हो गया। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम बहुत अच्छी हो। भूतिया पतंग उड़ते उड़ते नीचे आती है। उसके बाद वो एक आम पतंग में बदल जाती है और उसे वापस उसी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो सारा खाने का सामान अपनी माँ को जाकर देता है। अरे राजू,
ये सब खाने का सामान तू कहाँ से लेकर आया? माँ, वो पतंग है ना जो मुझे पेड़ पर टंगी मिली थी, वो कोई आम पतंग नहीं बल्कि एक भूतिया पतंग है। राजू अपनी माँ और बहन को भूतिया पतंग की पूरी कहानी सुनाता है। वो लोग तो सुनकर घबरा ही जाते हैं, पर राजू उनको समझाता है कि वो एक अच्छी भूतिया पतंग है। जैसे कहानी में जिन एक चिराग में कैद था और वो अपने मालिक की सारी बातें मानता था, वैसे ही इस पतंग की डोर बंधी हुई है। तब तक वो अपने मालिक की सुनेगी। क्या सच में वो भूतिया पतंग से हम कुछ भी मांग सकते हैं? मतलब खिलौने, कपड़े, सब कुछ? चलो ना, मुझे भी दिखाओ ना। नहीं पिंकी, अभी नहीं। रात को 12 बजे उसे चांद की रोशनी से ताकत मिलती है, और तुम्हें तो पता ही होगा सभी भूत 12 बजे ही जागते हैं। ठीक है, मैं कल का इंतजार करती हूँ। फिर हम कल उस चुड़ैल से ढेर सारी खाने की चीजें मांग लेंगे। अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। रात के 12 बजे वो पतंग को छत पर लेकर जाते हैं और उसे उड़ाने लगते हैं। जैसे वो भूतिया पतंग आसमान में जाती है, उसमें भूतिया शक्ल दिखने लगती है। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने फिर से मुझे आजाद किया। बताओ बताओ, आज तुम्हें क्या चाहिए? आज मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन को कुछ चाहिए। हाँ, मुझे ना ढेर सारे नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से कुछ नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया नीचे गिराती है। पिंकी झट से उनको उठा लेती है और खुशी से पागल हो जाती है। वाह, ये कपड़े कितने सुंदर हैं और ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी। आप बहुत बहुत अच्छी हो। आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद भूतिया पतंग आसमान में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उड़ती रहती है। राजू और पिंकी दोनों बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। उनकी जिंदगी बड़ी ही खुशी खुशी चल रही होती है कि एक रात पड़ोस में रह रहा रमेश उस पतंग को देख लेता है। ये भूतिया पतंग तो मुझे हर हाल में चाहिए। इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रमेश इंतजार करता रहता है कि कब राजू उस पतंग को नीचे उतारे। जैसे ही राजू उस पतंग को नीचे उतारकर उसे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है और सब सो जाते हैं, तभी रमेश चुपके से आकर उस पतंग को चुरा लेता है। जब सुबह राजू को अपनी पतंग नहीं मिलती तो वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे कहीं चली गई मेरी पतंग? रात को तो यही इसी कमरे में रखी थी मैंने। कहीं वो भूतिया पतंग खुद से तो नहीं चली गई? राजू, पिंकी और उसकी माँ पूरा घर ढूंढ लेते हैं, पर पतंग का कुछ पता नहीं चलता। बेचारे बड़े ही उदास हो जाते हैं। कितने दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात राजू जब अपनी खिड़की पर खड़ा होता है तो उसे वही पतंग आसमान में उड़ती दिखती है। अरे, ये तो मेरी भूतिया पतंग है, पर इसे उड़ा कौन रहा है? मुझे बचाओ, इस आदमी ने मुझे चुराकर अपने पास कैद कर लिया है। मुझे बचा लो। राजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो उस भूतिया पतंग को कैसे बचाए। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे ये अंकल पतंग वापस तो देने से रहे, और वो इस पतंग को बड़ा ही छुपा कर रखते होंगे। इस पतंग ने हमारा इतने बुरे वक्त में बड़ा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। अगले ही सुबह राजू एक पतंग और पक्का मांझा लेकर आता है। फिर रात को ठीक 12 बजे वो छत पर चढ़ जाता है और अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। उधर दूर उसे वही अपनी भूतिया पतंग उड़ती दिख रही होती है। राजू बड़ा ही अच्छा पतंगबाज होता है। वो अपनी पतंग को आसमान में उड़ाने लगता है और भूतिया पतंग के साथ पेचे लड़ाकर उसे काट देता है। अरे, मेरी पतंग, मेरी जादुई पतंग कट गई रे। अब आया ना मजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं आजाद हो गई। हमेशा के लिए मुझे आजादी मिल गई। भूतिया पतंग खुशी खुशी उड़ी रही होती है कि उसकी नजर राजू पर पड़ती है। राजू के पास मांझा और पतंग देख वो समझ जाती है कि उसी ने उसे आजाद किया है। उसके बाद राजू उदास मन से नीचे आ जाता है। राजू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है कि तभी उसकी नजर भूतिया पतंग पर पड़ती है जो उसके कमरे में उसी जगह पर रखी होती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुमको आजाद कर दिया था ना। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं अब आजाद हूँ, पर मैं फिर भी हमेशा यही रहना चाहती हूँ। अगले दिन 15 अगस्त को सब अपनी अपनी पतंग ले आते हैं।
पूरा आसमान रंग बिरंगा हो रहा होता है। राजू भी अपनी भूतिया पतंग लेकर छत पर चढ़ जाता है और बस फिर दोनों मिलकर उस दिन खूब पतंग काटते हैं। उसके बाद वो पतंग हमेशा राजू के पास। एक समय की बात है जब एक छोटी सी बस्ती में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़े माँ बाप और उनकी 20 साल की बेटी शीतल रहते थे। शीतल के बाबा का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया था, जिसके बाद से शीतल ही अपना घर चला रही होती है। वो कुछ न कुछ काम करके अपने घर का खर्च चला रही होती है। शीतल के माँ बाप और घर का सारा खर्चा उसी पर निर्भर होता है। शीतल का एक भाई भी होता है जो शहर में पढ़ाई करने गया होता है। शीतल अपने भाई रोहित का खर्चा भी उसे शहर भेजती है। एक दिन की बात है जब शहर से रोहित की चिट्ठी आती है। शीतल उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है जिसमें उसके भाई ने फीस के पूरे 10,000 रुपए मांगे होते हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे अब अचानक कहाँ से लाऊं? शीतल उस दिन बड़ी परेशान हो जाती है। उस दिन वो खाना भी नहीं खाती। शीतल की माँ को कुछ शक होता है और वो शीतल से पूछती है, अरे शीतल, क्या हुआ बेटी? तुझे सुबह से देख रही हो, जब से रोहित की चिट्ठी आई तू कुछ परेशान है। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे कुछ नहीं माँ, बस वही जो मैंने आपको बताया कि वो वहां अच्छे से पढ़ रहा है और मजे में है। पक्का? तू कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं माँ, मैं कभी आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? शीतल अपने माँ बाबूजी को इस बारे में कुछ नहीं बताती, पर पूरी रात यही सोचती रहती है कि वो क्या करे जिससे अपने भाई की फीस के लिए पैसा जमा कर सके। फिर अगले दिन शीतल हमेशा की तरह 2 घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। उसके बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो उस दिन बाजार में बड़ी रौनक होती है। एक दुकान पर बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंग बिक रही होती है। अरे, पतंग बिक रही है! 15 अगस्त आने वाला है और मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। इस बार तो रोहित भी आएगा छुट्टियों में, कितना मजा आएगा। पर अब उसके पैसों का क्या करूं? कहाँ से इंतजाम करूं? सोचते सोचते शीतल घर आ जाती है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो पतंग बेचने लगे। मैं खुद की पतंग बनाकर बेचूंगी, सबसे अलग पतंग जो बाजार में किसी के पास नहीं होगी। ऐसे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। बस फिर शीतल घर से बेकार सामान इकट्ठा कर पतंग बनाने में लग जाती है। पूरी रात वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग बनाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं और शीतल को नींद आने लगती है। मैंने आज काफी पतंग बना ली है, अब कल मैं इनको बेचना भी शुरू कर दूंगी। बस फिर शीतल सो जाती है और अगले दिन सारी पतंग इकट्ठा करके निकल पड़ती है। उसके बाद वो एक जगह सारी पतंग लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इतनी सुंदर सुंदर पतंग देखकर हर कोई वहीं रुक जाता है। अरे, ये पतंग तो बड़ी ही अलग सी है। कितने की है? जी बाबूजी, ये 100 रुपए की है। अच्छा, तो मुझे एक ये और एक ये वाली दे दो। ये लो 200 रुपए। शीतल ऐसे ही एक एक करके उस दिन सारी पतंग बेच देती है। शीतल उस दिन बड़ी ही खुश होती है। बड़ी खुशी खुशी वो घर को वापस लौट रही होती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। ऐसे तो थोड़े दिनों में मैं काफी पैसे जमा कर लूंगी, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। शीतल पैसे लेकर घर की ओर आ ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे लड़के उसको घेर लेते हैं। ओ लड़की, इतनी रात में कहाँ घूम रही है? मैं तो पतंग बेचकर वापस आ रही थी, बस अब घर जा रही हूँ। अच्छा, पतंग बेच कर आ रही है? तो बता, कितनी कमाई हुई? देखो देखो, मुझे जाने दो, ये पैसे मेरे भाई के लिए हैं। ये पैसे तो अब हमारे हैं, समझी? चल दे दे चुपचाप। इस हम दारू पियेंगे, खाना खाएंगे, मजे करेंगे। मैं तुमको एक पैसा नहीं दूंगी। अच्छा, तो तू ऐसा नहीं मानेगी? चल पकड़ ले इसे और छीन ले इसके सारे पैसे। वो दोनों लड़के जबरदस्ती शीतल से उसके पैसे छीनने लगते हैं। शीतल बहुत रोती है, चिल्लाती है, पर आसपास कोई भी नहीं होता जो उसकी मदद करने आ सके। वो शीतल से पैसे छीनकर उसको जोर से दूर धक्का मारते हैं, पर तभी एक हादसा हो जाता है। वहां से उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है जिससे शीतल टकराकर हवा में उछल जाती है और उसके सर से लगातार खून बहने लगता है। दोनों लड़के उसे देखकर घबरा जाते हैं। अबे यार, ये क्या हो गया? चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ये लड़की तो अब बच नहीं पाएगी। अगर ये नहीं बची और किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम भी नहीं बच पाएंगे। चलो जल्दी भागो। दोनों लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं। शीतल बेचारी वहां तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है।
शीतल अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है। वो चुड़ैल अपने मरे हुए शरीर को वहां ऐसी हालत में देख गुस्से से तिलमिला जाती है। नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को, मार डालूंगी, मार डालूंगी। मेरा क्या कसूर था जो ऐसा किया मेरे साथ? अब क्या होगा मेरे माँ बाप और मेरे भाई का? बेचारा अब अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा? नहीं नहीं, मैं सब ऐसे नहीं छोड़ सकती। भगवान मुझे शक्ति दो जिससे मैं अपने फर्ज निभा सकूं। चुड़ैल इतना कहती है और वापस अपने रूप में आ जाती है। अरे, मैं तो पहले वाले रूप में आ गई। हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है, आपका बहुत बहुत। चुड़ैल उसके बाद जल्दी से अपने घर जाती है। घर जाते ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है। अरे शीतल बेटी, मैं कितनी चिंता कर रही थी, कहाँ रह गई थी तू? कुछ नहीं माँ, वो बस काम ज्यादा था। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पतंगे बनानी है। अरे पर खाना तो खा ले। नहीं नहीं, मैंने बाहर से कुछ खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। उसके बाद वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी वापस चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल जल्दी से ढेर सारे कागज और पतंग बनाने का सामान निकालती है। उसके बाद वो फटाफट पतंग बनाने में लग जाती है। चुड़ैल के हाथों में अब कुछ जादुई शक्तियां भी आ चुकी होती हैं, जिससे वो फटाफट और पहले से भी सुंदर पतंग बनाने लगती है। अगली सुबह वो फिर से शीतल के रूप में पतंग बेचने निकल पड़ती है। उसी जगह वो अपनी पतंग बेचने बैठ जाती है। उसे देखते ही लोग वहां पतंग खरीदने के लिए आने लगते हैं। उस दिन बाजार में काफी भीड़ होती है और सभी लोग बस शीतल की दुकान पर ही उसके हाथ की बनी सुंदर और मजबूत पतंग लेने आ रहे होते हैं। शीतल शाम तक सारी पतंग बेच देती है और उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। फिर वो अपने पुराने रूप में घर जाती है और फिर से काफी सारी पतंगे बनाती है। चुड़ैल रोज यही करती है और 4-5 दिन में ही उसकी जरूरत से भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। एक रात वो हमेशा की तरह पतंग बेचकर वापस आ रही होती है कि तभी उसे वही दोनों लड़के दिख जाते हैं। वो लड़के शीतल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने बुरे एक्सीडेंट से वो बच कैसे गई। वो वापस उसके पास जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। अरे, हमें तो लगा तू उस दिन मर गई होगी, और देखो तो जरा, तुझे तो एक खरोच भी नहीं आई। चल अच्छा है तू बच गई। अब जल्दी से अपनी कमाई निकाल, वरना वापस हम तुझे उसी रोड पर फेंक देंगे। और हाँ, हर बार तू बच नहीं पाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, पर तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने बारे में सोचो कि तुम कैसे बचोगे अब मुझसे। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम हमारा क्या ही कर लोगी? तुम बस पैसे निकालो और यहाँ से निकल लो, समझी? इतना कहते ही शीतल गुस्से से उनको देखती है और फिर अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। पैसे चाहिए तुमको? आओ आओ आओ, ले लो पैसे। आओ, तुमको पैसे देती हूँ मैं। अरे भाई, ये चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, यहाँ से। चुड़ैल बन गई तुम दोनों की वजह से, क्योंकि उस दिन मैं सच में मर गई थी। पर अच्छा हुआ जो तुम दोनों आज मुझे मिल गए। अब मैं तुमको बिल्कुल वैसी मौत मारूंगी। हमें छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो हमको, हमसे गलती हो गई। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। इस गलती की कोई माफी नहीं, बस सजा है, और वो है ये। चुड़ैल उन दोनों को उसी वक्त एक चलते ट्रक के आगे फेंक देती है। उन दोनों लड़कों के हाथ उस ट्रक के नीचे आ जाते हैं। वो दोनों बच तो जाते हैं, पर उनके हाथ पैर कुचल जाते हैं। चुड़ैल ये देख बड़ी खुश होती है। उसके बाद वो घर जाती है, जहां उसका भाई रोहित उसके सामने खड़ा होता है। भाई तू आ गया, मैं कब से तेरे इंतजार में थी। वो जल्दी से उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और सारे जमा किए पैसे उसके हाथ में रख देती है। रोहित जब उन पैसों को गिनता है तो वो काफी ज्यादा होते हैं। रोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और अपनी बहन का धन्यवाद करता है। बस तू माँ बाबा का हमेशा ध्यान रखना, हमने बहुत मेहनत की है तुझे पढ़ाने में। हाँ दीदी, मैं आप सबका ध्यान रखूंगा। बस 2 महीने की बात और है, फिर सब अच्छा हो जाएगा और आप सबको मैं शहर ही बुला लूंगा, देखना। रोहित की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तो पता ही होता है कि वो ये सुख नहीं देख पाएगी और उसे अब दुनिया में वापस जाना होगा। रात को शीतल अपने चुड़ैल रूप में वापस आ जाती है। उस रात उसको पतंग नहीं बनानी होती, क्योंकि अगले दिन ही 15 अगस्त होता है। अब पतंग बेचना बंद। उन दोनों आदमियों को भी मैंने सबक सिखा दिया, रोहित को भी पैसे दे दिए। अब वो 2 महीने में माँ बाबूजी को शहर बुला लेगा। मेरे सारे फर्ज पूरे हो गए,
अब मुझे जाना होगा। चुड़ैल अपने शीतल के रूप में घर वालों के सामने जाती है और उनको सब बताती है। मुझे आपको कुछ बताना है, मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। एक रात जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी मौत हो गई। भगवान ने कुछ दिन दिए थे मुझे ताकि मैं अपने फर्ज निभा सकूं। आज मेरे सारे फर्ज पूरे हो गए, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये झूठ है। सब लोग रोने लगते हैं और उसकी बात पर यकीन नहीं करते। शीतल सबके सामने अपने चुड़ैल के रूप में आखिरी बार आती है और पल भर में गायब हो जाती है। सब बहुत रोते हैं और उनके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, पर उनको ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। रोहित अपने माँ बाबूजी को उसके बाद अपने साथ शहर ले जाता है और हमेशा उनका ध्यान रखता है।